अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। जहांगीर तरीन के खिलाफ एफआईए के केसेस पर बैरिस्टर अली जफर की जायजा रिपोर्ट पर तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गुज़श्ता हफ्ते खबरें ये आ रही थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यहाँ तक कह दिया था कि अगर वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन इस रिपोर्ट पर मुत्तफिक हैं तो फिर पीछे क्या रह जाता है। अली जफर को आज कल में जो है वो रिपोर्ट पेश कर देनी चाहिए, ये कहना था शेख रशीद का। लेकिन पिछला हफ्ता गुजर गया, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई सामने। फिर इस कहानी में कल अचानक उस वक्त एक ट्विस्ट आया जब तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ग्रुप के रहनुमा राजा रियाज ने दावा किया कि अली जफर की रिपोर्ट में जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी गई है। मीटिंग हुई है, मैं वसूख के साथ कह रहा हूँ। मीटिंग में जहांगीर तरीन साहब भी थे, शहजाद अकबर साहब भी थे, अली जफर साहब भी थे। मैं पूरे वसूख के साथ हल्फन कह रहा हूं कि मीटिंग हुई है और मीटिंग में अली जफर साहब ने क्लीन चिट दी है जहांगीर तरीन साहब को कि इनका शुगर स्कैंडल के साथ, शुगर माफिया के साथ, शुगर महंगा होने के साथ। सर ये मीटिंग हुई कहां पे, ये बताएं। ये इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है, आपको हल्फन कह दिया है। अगर और भी कोई कहे ये हल्फन कि ये मुलाकात नहीं हुई तो मैं आपसे इसकी माजरत भी कर लूंगा और आप जो मुझे कहेंगे जुर्माना मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। जी, मुझे तरीन साहब ने खुद ये बात बताई है, इसलिए मैं हल्फन कह रहा हूं। राजा रियाज के इस दावे को बैरिस्टर अली जफर ने हमारे ही प्रोग्राम में कल रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने जो अहम बात की कि उनकी रिपोर्ट जरूरी नहीं कि तहरीरी हो और उसकी कोई कानूनी हैसियत भी नहीं, क्योंकि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो मैं एक बात बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं और वो ये है कि मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की अभी तक। और दूसरी बात मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि इंक्वायरी रिपोर्ट या जो भी रिपोर्ट होगी जरूरी नहीं वो तहरीरी हो, लेकिन जिस तरह की भी वो मैं इंफॉर्मेशन दूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब को और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब को दूंगा, वो तरीके इंसाफ का एक अंदरूनी मामला है। शायद कोई लोग समझ रहे हैं कि रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत है। जिस तरह मैंने कहा ये एक अंदरूनी अनऑफिशियल रिपोर्ट है, इसकी कोई कानूनी हैसियत या स्टेटस नहीं। अब नाज़रीन, इस हवाले से गुज़श्ता ही रोज हमारे इस शो में जेकेटी ग्रुप के रहनुमा नज़ीर चौहान से जब हमने ये पूछा कि क्या कोई रिपोर्ट में तरीन साहब को क्लीन चिट से खौफजदा है मिलने वाली, जो उनके बकौल रिपोर्ट जो है वो आ चुकी है, शेयर नहीं की जा रही, और क्या वज़ीर आज़म इस हवाले से कुछ दबाव का उनको सामना है, तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। इसमें वो लोग जो खान साहब के साथ वो बैठे, जो भी ग्रुप हमारे अगेंस्ट के खिलाफ है, उनकी सोच क्या है? उनकी सोच ये है कि अगर आपने इस तरह तरीन साहब को जो ये रिपोर्ट आई है क्लियर कर दिया तो लोग तो कहेंगे तो एनआरओ दे दिया। ये कौन लोग हैं? पीएम सेक्रेटेरिएट में कौन फैसल वाडा जैसे लोग हैं, पता चले कौन लोग सर, फैसल वाडा जैसे लोग हैं, उसमें शाहमूद कुरैशी साहब जैसे लोग हैं और बेशुमार लोग हैं जो इस वक्त बहुत ज्यादा शाह से ज्यादा शाह की वफादारियां करने के चक्करों में है। फैसल वाडा और शाह महमूद कुरैशी की वजह से जो है ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही। कुछ और भी लोग होंगे, डेफिनेटली ये लोग तो मस्ट होंगे, उसकी वजह ये भी लोग हैं और लोग भी होंगे जो खान साहब को गुमराह कर रहे हैं। हम पिछले दफा जब हम बोल रहे थे हमारा सिर्फ, लेकिन ये लोग तो शामिल है ना, ये तो 100% ये पहली साफ के लोग हैं। अच्छा, ये जो शामिल है, इसका मतलब तो खान साहब फिर दबाव में है ना सर। इमरान खान साहब दबाव में है कि ये दबाव में है, सख्त दबाव में है कि ये क्या हुआ कि ये तो मुझे गलत बताते थे कि जी तरीन साहब ने बहुत जुल्म किए हैं, बहुत चीनी चोर निकले हैं, पाकिस्तान में बड़ा जुल्म ज्यादती कर दी है। तो असल जो उनका अपना बंदा लगाया, अपना सेंटर जो ये साहब जब करेगा कि नहीं सर आपके साथ ज्यादती गलत इंफॉर्मेशन जा रही थी, तो आप समझे वो किधर जाएंगे। अब इस हवाले से नाज़रीन ये खबरें भी आ रही हैं कि बैरिस्टर अली जफर ने मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर को एक मुलाकात में बताया है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कुछ साबित नहीं हुआ और ये मामला सिर्फ सियासी है। ज़राए से आने वाली इतलात ये भी बताती हैं कि अली जफर की तहकीकात के नताइज ने तहरीक इंसाफ को एक मुश्किल सूरत हाल से इस वक्त दोचार कर दिया है, जिससे पार्टी के एहतसाब के बयानिए को भी झटका लग सकता है और इसी वजह से इमरान खान के करीबी साथी इस रिपोर्ट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट को शाया करने से गुरेज भी किया जा रहा है। जैसा कि अली जफर ने बताया कि अगर रिपोर्ट छप गई तो वो सामने आ जाएगी और एहतसाब के बयानिए के साथ साथ तहरीक इंसाफ के एनआरओ ना देने का बयानिया भी मुतासिर होगा। यहाँ इस हवाले से दिलचस्प बात जो है वो सामने आई है आज एक और भी कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली जफर को जहांगीर तरीन मामले की तहकीकात से रोकने की एक दरख्वास्त गैर संजीदा करार देते हुए खारिज कर दी और दरख्वास्त गुजार पर 25,000 का जुर्माना भी आयद किया है। सवाल यहाँ पर यह है
कि कोई क्यों बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट को शाया होने से रोकना चाहता है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मौसूसी बराए सियासी रवाबित और उनके तर्जुमान भी हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा सर कि तरीन साहब की जो रिपोर्ट है उससे एक कंट्रोवर्सी ऐसी पैदा हुई है कि राजा रियाज साहब ने कहा कि जी बैरिस्टर शहजाद अकबर और अली जफर से मीटिंग हुई, उन्होंने तरीन साहब को कहा कि जी आपको क्लीन चिट मिल गई है। ऑल्दो अली जफर साहब ने भी ये डिनाई किया है और बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने भी डिनाई किया है, लेकिन इससे ये कंट्रोवर्सी बनती हुई क्यों नजर आ रही है डॉक्टर साहब? इसको तो बड़ा सिंपल एक प्रोसीजर होना चाहिए कि अगर अली जफर साहब ने ये सिफारिशात सारी पूरी कर ली हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब को वो सबमिट करा दें रिपोर्ट, तो ये जो सियासत खेली जा रही है टॉक शोज में, ये खत्म हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, जो आपने सवाल किया, आपका सवाल अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन मैं तो आपको हुकूमती तर्जुमान के तहत वही वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान होने के नाते मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ जो मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड शेयर है, जिसका मुझे इल्म है। और जिसका मुझे इल्म है वो ये है कि अली ज़फ़र साहब ये रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट दे चुके हैं कि उन्होंने अभी कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। इसी तरीके से शहजाद अकबर साहब भी ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं। अब इसके बाद मेरी नज़र में तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, आपकी नज़र में है तो आप बिल्कुल उन लोगों से पूछिए जो आपके ख्याल में कंट्रोवर्सी बना रहे हैं। मैं आपको वही स्टेटमेंट दे सकता हूँ जो मेरे इल्म में है। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएगा कि ये इस रिपोर्ट का क्या कोई टाइम फ्रेम दिया गया है अली जफर साहब को कि आपने इतने हफ्तों में करना है या वो करना है? क्योंकि ये चुका है कि वो उनकी फाइंडिंग तकरीबन कंप्लीट है या उन्होंने कंपाइल करके बस आजकल में देने वाले हैं। क्योंकि तरीन साहब के जो मैं ग्रुप तो उसे नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो मानने वाले हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, उनके साथ जो खड़े हैं, वो एक गिला शिकवा ये कर रहे हैं कि रिपोर्ट ना शेयर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है इमरान खान पर, और वो सीधा सीधा नाम ले रहे हैं, 2-3 नाम भी ले रहे हैं जो मैं लेना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो लोग खुद अपना वर्जन देने के लिए मौजूद नहीं है। देखिए, पहली बात तो आपको पता है कि ये एक जो भी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं टैक्स से रिलेटेड हों या कोई भी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हों, तो वो खासा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। आप जानते हैं, आपने रिपोर्टिंग भी की हुई है। तो अब ये मुझे नहीं पता कि अली ज़फ़र साहब कितनी देर उनको और लगेगी। डेफिनेटली फ्यू वीक्स लग सकते हैं, फ्यू डेज़ भी लग सकते हैं, वो उनके ऊपर है, वो अपना काम कर रहे होंगे। अब ये जो लोग कहते हैं कि उन्होंने रिपोर्ट बना ली, कहते हैं कि उन्होंने दे दी, कहते हैं कि वो करीब पहुंच गए, ये सब मफरूज़े हैं। तो मफरूज़ों पे तो मैं बात नहीं कर सकता। ठीक, अच्छा इसमें डॉक्टर साहब जो अहम चीज़ है, ये अली ज़फ़र साहब वाला जो इसकी जो रिपोर्ट आनी है वो साइड पे कर दें। जो एक डिसिप्लिन का फुकदान नज़र आ रहा है PTI के रैंक्स में, स्पेशली जो जिस तरह से तरीन साहब का एक हम ख्याल ग्रुप बना और पूरा हम ये कर देंगे, पार्लिमानी लीडर बना देंगे, बजट नहीं मंजूर होने देंगे, और आज जिस तरह वो टीवी पे आके, अब राजा रियाज साहब आप ही के MNA हैं, तो ये डिसिप्लिनरी कार्रवाई क्यों नहीं करती? और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब क्या सोच रहे हैं कि ये लोग जो टीवी पर आकर कह रहे हैं, जिससे हुकूमत को भी नुकसान पहुंच रहा है, खुद तहरीक इंसाफ को भी नुकसान पहुंच रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब की साख को भी ये नुकसान पहुंचा रहे हैं कि जी NRO दे दिया है, क्लीन चिट दे दिया है। ये चीज़ें तो आप बंद करवा सकते हैं कि उन्हें कहें कि यार बंद कर दें, मीडिया पे जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आप मीडिया पे नहीं जाएंगे। देखिए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके तहत अगर तो वो पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात कर रहे हो तो आप मुझसे ये सवाल कर सकते हैं। वो तरीन साहब के दोस्त हैं, उनको लगता है कि हर दोस्त अपने दोस्त के बारे में यही चाहता भी है, ख्याल भी करता है, गुमान भी करता है, दुआगो भी होता है और फील भी करता है कि वो बेकसूर हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, दोस्त ऐसे ही होते हैं। अब अगर उन्हें अपने एक दोस्त के बारे में एक ऐसा लगता है और वो बयान देते हैं तो मुझे इसमें कोई गलती नज़र नहीं आती। उनके बयान देने से ना तो तरीन साहब को NRO मिल गया ना मिल गया, तो ना ही उनकी स्टेटमेंट से NRO नहीं मिलना और ना ही उनकी स्टेटमेंट से NRO मिलना है। वो तो जो कायदे की कार्रवाई है, जो असूल की बात है, वो वैसे चलनी है जैसे चलनी है। लेकिन अगर वो अपना एक एक्सप्रेशन देते हैं, वो अपनी एक अंडरस्टैंडिंग देते हैं, क्योंकि तरीन साहब ने उन्हें बताया होगा कि मैं बिल्कुल क्लीन हूँ, मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे किसी बात पे किसी किस्म की लिटिगेशन का सामना करना पड़े या कानून की कार्रवाई का सामना करना पड़े, तो वो मेरे ख्याल में जिस चीज़ पर वो बिलीव करते हैं वो बात कर रहे हैं। तो किसी भी इंसान को ये हक है, उनको भी ये हक है बात करने का।
मैं एग्री करता हूँ डॉक्टर साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी, और उनको ये हक हासिल है, लेकिन ये हक जो है आज़ादी राय और इज़हार कुछ ना कुछ डिसिप्लिन, कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। अगर वो टीवी पे बैठ के कहें कि शाह महमूद और फैसल वाडा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर पर दबाव डाल रहे हैं कि ये रिपोर्ट ना आप रिलीज़ होने दें, तो देखिए वो दोनों बड़े जिम्मेदार आपके वजीर हैं। इस तरह की गुफ्तगू, इसको आप क्या आज़ादी इज़हार कहेंगे? सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपकी पार्टी के बड़े दो अहम लोगों पर। देखिए बात यह है कि जो पार्टी के मेंबरान होते हैं, जब आपको पता है कि लोगों के ऊपर अपनी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ शाह साहब हों या फैसल वाडा हों वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे। पहली बात, मैं नहीं समझता कि वो ऐसा करना चाहते भी होंगे और ना ही वो ऐसा कुछ कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये तरीन साहब को भी और राजा रियाज साहब को भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि प्राइम मिनिस्टर किसी का प्रेशर नहीं लेते। तो ये मेरा ख्याल, इसका सवाल तो आपको राजा रियाज साहब से पूछना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि किसी किस्म का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई प्रेशर ना डाल रहा है ना डाल सकता है। ठीक, अच्छा सर, रिंग रोड स्कैंडल पे आते हैं डॉक्टर साहब। जुल्फी बुखारी साहब रिज़ाइन करके और बड़ा एक उन्होंने प्रिंसिपल स्टैंड लिया कि एक मॉरल एक है स्टांस प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जब तक एक बंदे पे इल्ज़ामात क्लियर ना हो जाए, लगे क्लियर करें, उसके बाद काबीना में आए। वो तो चले ठीक। सरवर खान साहब हैं, वो कह रहे हैं मैं शामिल नहीं हूँ, अपनी सफाइयाँ वो भी दे रहे हैं। दो बड़े अहम वज़रा हैं, तो इसको कितना किस नहज पे प्राइम मिनिस्टर साहब इसके बारे में क्या सोच रहे हैं कि ही इज़ लॉस्ट? देखिए जुल्फी साहब उनके बड़े बाएतमाद साथी और वो थे, तो क्या वो एतमाद भी आपस का उनका अब ख़राब हो गया क्योंकि इल्ज़ामात उन पे साबित तो नहीं हुए अभी तक? तो पीएम साहब से उनका वो रिलेशन और ताल्लुक़ जो है वो उसी तरह है? मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं अभी, या पीएम साहब कह रहे हैं कि जब तक आप क्लियर नहीं होंगे मैं आपसे मुलाकात भी नहीं करूँगा? देखिए, दो बातें इस पे जहन में रखिए। नंबर वन तो ये जहन में रखिए कि जुल्फी बुखारी जो है वो किसी किस्म की कोई मुराद या तनख्वाह नहीं ले रहे थे हुकूमत से। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो यहाँ पर पाकिस्तान आए प्राइम मिनिस्टर के कॉज के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, और उन्होंने खासा अच्छा काम किया, सब लोगों ने देखा। अब रही बात रिंग रोड की, रिंग रोड का जो मंसूबा है वो हमारे ऊपर क्वेश्चन नहीं है, बल्कि हमें उसे सेलिब्रेट करना है। वो हमारी हुकूमत के लिए एक पुरानी हुकूमतों के कंपैरिजन में वो हमारे लिए इज़्ज़त की बात है, क्योंकि पुरानी हुकूमतों में स्कैंडल आते थे, स्कैंडल हो जाते थे, स्कैंडल होने के बाद उनके रिकॉर्ड को आग लग जाती थी, आग लगने के बाद वो स्कैंडल ख़त्म हो जाते थे और सबको पता होता था यहाँ से पैसा खाया, लेकिन ख़त्म हो जाते थे। हमारी हुकूमत में एक मंसूबा अभी बना नहीं, उसके ऊपर आवाम का पैसा खर्च नहीं हुआ, वो मंसूबा अभी प्लानिंग के फ़ेज़ के ऊपर है। प्लानिंग के फ़ेज़ के ऊपर हमें पता चलता है कि उस मंसूबे को लंबा किया जा रहा है और उस पर पब्लिक का ज़्यादा पैसा लगेगा, ये मैं गा का सीगा यूज़ कर रहा हूँ। उसके ऊपर आपका प्राइम मिनिस्टर जो कि बहुत ही शफाफ और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस पे यकीन रखते हैं, वो एक इंक्वायरी ऑर्डर करते हैं। इंक्वायरी ऑर्डर से ये पता चलता है कि वाकई इसके रूट को चेंज करने की कोशिश की गई, जिससे अवाम का ज़्यादा पैसा लगता, मैं दोबारा लगता का सीगा यूज़ कर रहा हूँ, अभी लगना था, लगा नहीं, और हमने उसे उसी जगह पर क्लोज कर दिया। मीन कि हमने कहा कि इसको शॉर्टेस्ट, प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दी कि इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर बनाया जाए ताकि अवाम का कोई भी पैसा ज़ाया ना हो। तो इस सारी बात पे बजाय हमें क्वेश्चन करने के हमारी सताइश होनी चाहिए। रही बात कि ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस वो पूरी दुनिया में सिस्टम करने की कोशिश करता है। असल टेस्ट होता है कि आपका जो वज़ीर आज़म बैठा है वो उस सिस्टम के साथ माजी के वज़ीर आज़मों की तरह मिलकर करप्शन करता है या उसे रोकता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उसे रोका। अब रही जुल्फी बुखारी साहब की बात, उनका जो जाती रिलेशनशिप है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और सिर्फ एक इंक्वायरी नहीं, देखें गंदम स्कैंडल आया, शुगर आया, पेट्रोलियम आया, रिंग रोड आया, सबकी इंक्वायरियां भी हुई और रिपोर्टें भी सामने आ गई और बड़े करीबी लोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की नाक के नीचे ये होता है, तो क्या यहाँ पे कैपेसिटी का इशू नहीं आ जाता कि आप ऐसे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें कि उसी तरफ बात जाए, करप्शन की तरफ जाए? आपको पहले डिसीजन अच्छा, ये बात आप बिल्कुल गलत बात करें। मैं अब आप फिर मेरे साफी दोस्त गुस्सा कर लेते हैं, मैं टीवी पे डायरेक्ट ही जवाब दे देता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, आप मुझे ऑडिट करने दें अपने शो का। आपके शो के अंदर अगर 5 लोग होंगे तो आपके नाक के नीचे करप्शन हो रही होगी।
वो क्यों, वजह क्या है कि मॉरल कंपस ही खराब हो गया, पूरी कौम का मॉरल कैलिबर तबाह करके रख दिया। हर बंदा जायज समझता है गलत काम करने को। अब आप एक एक ऑफिसर के काम के ऊपर तो नहीं बैठ सकते ना। प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह मियाँ ने 2 आंखें दी हैं ना, 2 कान दिए हैं। ये तो खसूसियत अल्लाह मियाँ के पास है कि वो हर शख्स को देख सकते हैं, हर शख्स के की नीयतों को देख सकते हैं। तो क्राइम तो हर सोसाइटी में होता है, हमारी जैसी सोसाइटी में तो और भी होने के करप्शन जो है उसके चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि माजी के हुक्मरान साथ मिलके करते थे, एक इन्वायरमेंट बना हुआ है। तो इसको आप ये नहीं कह सकते कि नाक के नीचे। आप यहाँ पर जिस दूसरे शख्स को पकड़ते हैं वो कोई ना कोई माल बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसको देखते हैं वो कोई ना कोई हरकत कर रहा है। बात यह है कि जब वो चीज़ हुकूमत के नोटिस में आती है उस टाइम हुकूमत उसके ऊपर क्या करती है, ये मुद्दा है। रही बात के करप्शन कम हो तो वो तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हमें अपने इखलाकी इकदार को हमने बेहतर करना है, हमने लोगों को बताना है कि करप्शन बेहतर नहीं है, लिव विद इन योर मीन्स, ये तमाम चीज़ें होंगी और उसको डेकेड्स लगेंगे, अशरे लगेंगे। जब इखलाकी मेयार बेहतर होंगे तो उसके बाद आप ये कह सकेंगे कि अब करप्शन जो है वो मिनिमाइज हो गई। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। सिंध के कच्चे के इलाके का जिक्र जब भी सामने आता है उसकी वजह वहाँ सालों से अपना पक्का ठिकाना बनाए डाकुओं की कार्रवाइयाँ हैं, उनको हासिल मुबैना तौर पर सियासी सरपरस्ती जो भी है और उनके सामने सिंध पुलिस की जो बेबसी यहाँ हमें बैठ के नजर आ रही है। आजकल भी यही मामला है। शिकारपुर से मुतसिल कच्चे का जो इलाका है गड़ी तेगो, उसमें गुज़श्ता दिनों मग़वियों की बाज़ाबी के लिए होने वाले पुलिस ऑपरेशन में बख्तरबंद के अंदर पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद जो है वो इंतज़ामिया हरकत में आई। अब एक पुलिस एहलकार ने बख्तरबंद गाड़ी के अंदर डाकुओं से मुकाबले के दौरान अपनी साथियों की शहादत और बेबसी की जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोज़ हैं वो बनाई। और जिस तरह से इस वक्त सिचुएशन है उसके बाद ये हुआ कि बताया ये गया कि उसको बढ़ा चढ़ाकर जो 2 यहाँ पर वो अहम वज़रा हैं उनमें असद उमर साहब का नाम भी लिया जा रहा है और गवर्नर सिंध का भी लिया जा रहा है कि वज़ीर आज़म साहब को बढ़ा चढ़ाकर ये बताया गया कि जी सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद शेख रशीद साहब वहाँ पर पहुँचे, लेकिन उससे एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि शायद हालात जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं। इसी पर तफसीली गुफ्तगू हम करेंगे, लेकिन शेख रशीद साहब का एक शॉट आपको सुनाते हैं। तर्जुमान हुकूमत वज़ीर आला साहब के मुशीर भी हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक शॉट सुनते हैं शेख रशीद साहब का। पहले तमाम अदारे एक लाइनर लेंथ पे हैं कि इस डाकू राज से जो है, जो कि कच्चे के इलाके में, और जो भी इसमें कोई बड़ा नाम मुलव्वस पाया गया तो उससे सख्ती से भी निपटा जाएगा और जिस किस्म का असला सिंध पुलिस को ज़रूरत होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। अगर वो कहेंगे हमने पूरे सिंध के लिए, और वो इसके लिए तैयार हैं कि जहां उनको ज़रूरत पड़े वो रेंजर्स को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी हैं। ठीक, मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि आप, मैंने तो जो कहा वो सुन लिया, लेकिन ये मामला क्या है वहां पर? बीबीसी की एक रिपोर्ट ये कि 700 डाकुओं के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन है, दछकू उसका नाम है। अब ये गनें वहां पर पहुंची कैसे? बख्तरबंद पे हमले हो रहे हैं, तो जो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि हालात काबू से बाहर हैं। काबू से बाहर नहीं होंगे, शायद बढ़ा चढ़ाकर भी पेश किया जाएगा, लेकिन सिचुएशन बाकी वहां पर खराब है कच्चे के इलाके में। कि आदिल, जहां कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है, रियासत का काम है बर वक्त तरीके से कार्रवाई करना, प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजाइज करते हुए कार्रवाई करना। और इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कच्चे के एरियाज के बारे में बात की जाती है। मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ पर एक ट्राइबल सिचुएशन है, जहाँ पर बार बार स्टेट अपने आप को असर्ट करता है और अपनी रिट को मनवाता है, और माजी में भी इस तरह ही पाकिस्तान के स्टेट ने किया है। अगर हम माजी पर नज़र डालें, यही सिंध के कच्चे के एरियाज थे जहाँ पर इसी सिंध पुलिस ने, इसके जवानों ने, इसके एहलकारों ने, इसके अफसरान ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कार्रवाई की और उन डाकुओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए उन डाकुओं का कला कमा उन एरियाज में किया। ये जो शिकारपुर का बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, इसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि शायद कोई स्ट्रेटेजिक गलती हो गई, क्योंकि ऑन ग्राउंड जब आप कार्रवाई कर रहे होते हैं तो आपको हाइंडसाइट का बेनिफिट नहीं होता। शायद उनकी पुलिस के जो अफसरान थे उनकी स्ट्रेटजी मुख्तलिफ होनी चाहिए थी, शायद इसको अप्रोप्रिएटली उन्होंने उस जमाने में डील नहीं किया। बट इसके ऊपर ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना कुछ पीटीआई के दोस्तों की जानिब से कि पुलिस नाकाम हो गई है, डाकू राज है, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है।
आज जब वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला की मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर वजीर दाखिला ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि माजी में इसी सिंध पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ डाकुओं का मुकाबला करते हुए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सिंध भर में बहाल किया। और वजीर आला सिंध ने और शेख रशीद साहब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि माजी में भी वफाकी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने मिलकर काम किया है। वफाकी इदारे भी हमारे अपने इदारे, रेंजर्स हमारा अपना इदारा है, और एज एंड व्हेन रेंजर्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनसे मदद मांग सकती है, जिस तरह वो माजी में भी हमारी मदद करती रही है। इसी तरह जो इंटेलिजेंस के हमारे इदारे हैं वो कॉन्स्टेंटली पुलिस की इस हवाले से मदद करते हैं। तो हमेशा सिंध गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी अपैरेटस को साथ लेकर चला है, और एक बार फिर आप देखेंगे कि वही सिंध गवर्नमेंट है, वही सिंध पुलिस है इंशाल्लाह, जो कि ये जो डाकुओं ने जो चैलेंज अच्छा, किया है। साहब ये तो वजीर दाखिला साहब का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप देखें तो वो थोड़ा सा लग रहा था कि वो मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई के वज़राओं, गवर्नर साहब उनको सुने। जिस तरह हमारी खबर एक ये भी है कि बढ़ा चढ़ाकर इमरान खान साहब को असद उमर साहब ने और गवर्नर साहब ने कहा कि जी वहाँ पर हालात वो हैं और आप वहाँ पर इंटीरियर मिनिस्टर को भेजें। तो ये भी एक है कि अब शेख साहब तो आपको ये कहेंगे, लेकिन मामलात दूसरी तरफ से भी खराब दिख रहे हैं। देखिए, नेचुरली अब गवर्नर साहब का किसी और चीज के ऊपर बस अगर नहीं चलता तो वो इस तरह की चीजें कर सकते हैं। असद उमर साहब के भी सबके इनके पॉलिटिकल एजेंडे हैं, उनका ताल्लुक कराची शहर से, सूबा सिंध से है, तो नेचुरली उनको ये चीज़ खटकती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक कामयाब हुकूमत यहाँ पर सूबा सिंध में मौजूद है, और वो बार बार इस तरह की बातें वज़ीर आज़म से शायद करते हों। लेकिन मैं वो बात करूँगा जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। मैं आज सुबह की मीटिंग का हिस्सा था। जो शेख रशीद साहब हैं वफाकी वज़ीर दाखिला, वो बड़े पॉजिटिव थे, बड़े अपबीट थे। जो वफाकी सेक्रेटरी दाखिला हैं वो भी बड़े पॉजिटिव थे, और वज़ीर आला सिंध ने इस बात पर सब कन्विंस थे, मुत्तफिक थे कि दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, और लोगों को बयानबाजी से इस मामले पर इज्तनाब करने की ज़रूरत है। दूसरी आदत जो आपने एंटी एयरक्राफ्ट गन की बात की, इस हवाले से भी बात हुई, और वज़ीर आला सिंध ने शेख रशीद साहब को ये बताया कि ये जो जदीद असला है ये सूबा सिंध में प्रोड्यूस नहीं होता, ये सूबा सिंध में इस तरह की कोई फैक्ट्री नहीं है, तो ये लाजमन ये कहीं बाहर से आ रहा है। तो वफाकी हुकूमत को उसमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है कि किन एरिया से इस तरह का जदीद असला सूबा सिंध में दाखिल हो रहा है, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि इस तरह का असला स्मगल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं किसी और मकाम पर। जी चले, मुर्तज़ा वहाब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त ब्रेक का, जिसके बाद हज उमूर और थोड़ा सा इकोनॉमी पे बात करेंगे। बड़ी अच्छी खबरें स्टॉक एक्सचेंज से आ रही हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से जारी किए गए माशी तरक्की के अंदाजों पर मबनी नंबर्स ने पूरे मुल्क की माशी मंडी में एक नई रूह फूंक दी है। 3.9% तरक्की के अंदाजों पर मुश्तमिल जो माशी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं, कुछ उनको हकीकी और कुछ गैर हकीकी नंबर समझ रहे हैं, लेकिन इन नंबर्स के आने से माशी माहौल में मस्बत तेजी दिख रही है। सबसे ज्यादा अच्छी खबर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से सामने आई है, जहां गुज़श्ता 2 रोज में 2 रिकॉर्ड बने। गुज़श्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसका हुजम तकरीबन 28 अरब था। इस ट्रेडिंग ने रवां बरस फरवरी में 1 अरब 12 करोड़ शेयर्स की सौदाबाजी का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अभी गुज़श्ता रोज के रिकॉर्ड की बाज़गश खत्म नहीं हुई थी कि आज एक और नया रिकॉर्ड बना और गुज़श्ता रोज का रिकॉर्ड टूट गया। सिर्फ आज के दिन कारोबारी मंडी में 2 अरब शेयर्स का रिकॉर्ड कारोबार हुआ और 38 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई। एक तरफ माशी मैदान में तेजी का रुझान है, मईशत के फलने फूलने की नवीदें सुनाई जा रही हैं, लेकिन ये तमाम मजबूत माशी इशारिये जो हैं वो ज़मीनी हकाइक से ममासलत नहीं रख रहे और इन बातों को सिर्फ और सिर्फ अदादो शुमार का गोरख धंधा समझा जा रहा है। इसकी तस्दीक आज ही सामने आने वाले इदारे शुमारियात के सर्वे से भी होता है, जिसमें इंकशाफ ये किया गया है कि पाकिस्तान में 38% घरानों के माशी हालात पहले से बदतर हो गए हैं। समाजी और मयारे जिंदगी से मुतालिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 46% घरानों के माशी हालात पहले ही जैसे हैं, जैसे पहले थे अब भी ऐसे हैं, लेकिन 38% बदतर हो चुके हैं। सिर्फ 2% घरानों ने माशी हालात पहले से बेहतर करार दिए हैं। ऐसे माहौल में हुकूमत के सर पर बजट की तलवार भी लटक रही है। 11 जून को बजट आना है। गो के वफाकी वजीर खजाना नए टैक्सेस ना लगाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन
IMF की शराइत के मुताबिक पाकिस्तान को 59 खरब रुपए का टैक्स हदफ मिला है, जिसको पाकिस्तान की जानिब से 55 खरब रुपए की दरख्वास्त रिवाइज करने की जा चुकी है। क्या ये मंजूर नहीं होगी या बगैर टैक्स बढ़ाए या नए टैक्स लगाए माशी तरक्की के मतलूबा टारगेट्स कैसे पूरे होंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। टैक्स उमूर के माहिर इशफाक तौला साहब हमारे साथ मौजूद है। तौला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो हम शुरू ये करेंगे सर, 3.9% प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, हुकूमत कह रही है ये तो 4.5-5% तक तरक्की की शरह जाएगी। कुछ लोग तनकीद कर रहे हैं कि नहीं जी 2.5-3 से ये ऊपर नहीं है, ये फिगर्स जो हैं वो ठीक नहीं है। सर आप क्या समझते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड टूट रहे हैं गुज़श्ता 2 दिनों में, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आदिल, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो डॉन ज्वाइन करना। डॉन से मेरी बड़ी वाबस्तगी है। मेरे वालिद साहब ने डॉन में ही काम किया, एक ही नौकरी की थी, और मैं आज जिस मकाम पे हूँ उसमें डॉन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हमेशा मैं तो अपना ही इदारा समझता हूँ डॉन को। जहाँ तक आपने बात की माशी सरे नमो की और जो GDP ग्रोथ की, तो अगर आपको याद हो पिछले साल हमने जिस दिन GDP ग्रोथ के नंबर्स आए थे 18 मई को आए थे, और उससे मेरा ख्याल है 40 दिन पहले 8 अप्रैल को हमने अपने तौर पे कुछ चीजें वर्कआउट की थी, और हमारा आया था -0.38%, और वो फिर बाद में साबित हुआ था। अच्छा, अब ये देखना है कि ये जो फिगर आ रहे हैं, क्या इस फिगर के पीछे जो मैं कहता हूँ वाकयात या इसके जो कैलकुलेशन होती हैं वो किस हद तक दुरुस्त है। देखिए, जिस तरीके से ये GDP को कैलकुलेट किया जाता है, एक बड़ा हर सेक्टर का एक डिफरेंट तरीका कार होता है। जैसे कि जो बड़ी क्रॉप्स होती हैं उनका अलग होता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, कंस्ट्रक्शन का अलग है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का अलग है। अच्छा, ये प्रोडक्शन मेथड पे होता है, एक्सपेंडिचर मेथड पे होता है, और ये इसका एक डिफरेंट कंसेप्ट है। होलसेल रिटेल में हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री के मार्जिन लेते हैं और ग्रॉस वैल्यू जो होती है और जितनी हमारी इनफ्लो ऑफ गुड्स होती है उसको हम लेते हैं। तो हर चीज अपने अलग अलग तरीके से होती है, और ये जो उसका कांस्टेंट फैक्टर है 2005 और 2006 का है। तो बहुत सारे हमारे माशाल्लाह तज्जिया निगार ऐसे भी हैं, मैंने देखा है कि वो पल्स पे बात कर रहे होते हैं, और अच्छी बातें करनी भी चाहिए, मगर उनको ये नहीं पता होता कि बैक में क्या काम और किस तरीके से इसकी वर्किंग होती है। हमने जो अंदाजा लगाया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने रिलीज इसलिए नहीं किया कि लास्ट टाइम कुछ दोस्तियां बड़ी ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो मैं नहीं चाहता कि कोई दोस्तियों में खराबी हो, तो इसलिए मैंने इस मरतबा वो फिगर्स रिलीज नहीं किए। जहां तक मेरा अंदाजा है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक जो हम ये करते हैं, पहले साल जो होता है ना, वो प्रोविजनल फिगर्स आते हैं। जैसे ये आज 3.94% है, ये प्रोविजनल है। अगले साल उसकी रिवीजन आती है और उसके अगले साल वो फाइनल हो जाए, ठीक है ना। तो ये 3 साल पे मुहित एक्सरसाइज है। इसमें ये आज से शौकत तरीन साहब कह सकते हैं, ना मैं कह सकता हूँ, ना आप कह सकते हैं, ठीक है, कि पिछले साल में यही रहेंगे। हमारा अंदाजा ये था, ठीक, और है जी, पिछले साल जो 0.38% 9 महीने के बेसिस पे हम सब ने वर्किंग की थी, और जो उसके बाद में 3 महीने बड़ा आपका डेड रहा कोविड की वजह से, तो उसकी जो हमारी जो माइनस ग्रोथ थी वो ऑलमोस्ट 2% थी। 2% से थोड़ी कम थी, 1.96 के करीब थी। अगर मैं उसको तस्लीम कर लूं, जो कि हुकूमत कह रही है नहीं 0.47% है, तो मेरे नजदीक 3.5 पौने 4 के दरमियान जाहिरी बातें आ सकती, और अगर नहीं थी तो मैं नहीं। अच्छा, ये बताइएगा मुख्तसरन इशफाक तौला साहब कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो कुछ हो रहा है पिछले 2 दिनों में, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये ग्रोथ रिफ्लेक्ट हो रही है कि जी ग्रोथ बूम आ गई है हर तरफ और स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आ रही? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जो हुआ है वो 63% सिर्फ 4 शेयर उन्होंने आज काम किया है, जिसमें सबसे ज्यादा एक टेल्को है, जिसकी लोग कह रहे हैं कि एक बड़ा ग्रुप एक्विजिशन कर चुका है। तो वहां एक बिल्कुल जो पल्स होती है ना, उस पर चल रही है,
और ऑलमोस्ट 44% आज जो टोटल वॉल्यूम था 2.1 बिलियन का, इसमें से 963 या 53 मिलियन शेयर सिर्फ उसी के हुए। फिर हम नेटवर्क के हुए हैं, ये वर्ल्ड कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, फिर सिल्क बैंक के हुए हैं, और फिर बाइको की भी एक डील हुई थी जिसमें एक फॉरेन ग्रुप ने इसको अपने लोकल ग्रुप्स को बेचे और उसमें से भी कुछ फॉरेनर्स ले लिए हैं, तो उसका ये एक रिएक्शन है। और स्मॉल टिकट आइटम जो है ना वो ज्यादा बड़े हैं। आज आप देखेंगे तो इंडेक्स माइनस में था मगर टर्नओवर ज्यादा था। कल इंडेक्स भी ज्यादा था, टर्नओवर भी ज्यादा था, आज करेक्शन आई। तो ये स्टॉक एक्सचेंज को इससे जोड़ नहीं सकता। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपसे कि जो टैक्स है, जो कलेक्शन हुई है या जो टारगेट्स, क्या उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ग्रोथ पाकिस्तान में बढ़ी है, माशी तरक्की इतनी हो जाएगी 3.95? देखिए मुझे एक बात बताएं, हमने जब लास्ट ईयर टारगेट सेट किया था मईशत का, और जिसपे आज भी वर्ल्ड बैंक या हर कोई कह रहा है 2% शरह नमो 2%, ठीक है, और अफराती दर हमने कहा था 8% होगा, तो इसका मतलब था 10%। और पिछले साल हमने 4 खरब ऑलमोस्ट कलेक्ट किए थे, जो बताया जिसपे मेरा अभी भी डाउट है कि नहीं थे। उस पे हम 1000 अरब कहते थे या 1 खरब कहते थे कि बढ़ेगा, और 10% का आपने कहा था कि जी ये आपका शरह नमो और आपका जो अफराती दर रहेगा। तो वो तो 13% हो गया, तो फिर 47 खरब कैसे हुआ? मेरा ख्याल है मईशत में जो आपकी ग्रोथ आनी थी वो नेचुरल ग्रोथ के हिसाब से जो मिली है वो मिली है, और आपने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिए हैं और आपकी इंपोर्ट बढ़ी है। इस पर लास्ट टाइम आपकी इंपोर्ट कम थी, इस मतलब आपको पता चल गया कि जी आप अपनी मईशत को जब तक इंपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे जब तक कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये थी कि लास्ट ईयर आपके ऑलमोस्ट 3 या 5 एक्टिविटी नहीं थी। इस मरतबा हमारे पास वो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रही, तो मेरे ख्याल से ये इनको आप मिला नहीं सकते। और एक हद तक तो मैं कह सकता हूं कि चलिए कहीं ना कहीं कोई जुड़ सकती है, मगर इसका इससे कोई डायरेक्ट रेलिवेंस नहीं है। ठीक, चले इशफाक तौला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आज जाता है एक ब्रेक का, जिसके बाद इस साल हज होगा या नहीं, पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए क्या अहम खबर है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीरुल हक कादरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। क्या पाकिस्तानी आज़मीन हज इस साल हज पर जा सकेंगे या नहीं? अगर जा सकेंगे तो ये सादत कितने खुश नसीबों के हिस्से में आ सकती है? पाकिस्तान में बसने वाले लाखों मुसलमान परेशान हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ताहाल उनके लिए कोई जवाब नहीं है। इस परेशानी के आलम में गुज़श्ता दिनों कुछ अफवाहें उड़ी, लेकिन पाकिस्तान में सऊदी सफारत खाने ने वाज़ेह किया है कि हज के हवाले से अभी तक कोई आखिरी फैसला नहीं किया गया। गुज़श्ता साल कोरोना की वबा ने जहां दुनिया के हर इंसान और शुबे को मुतासिर किया, वहीं हज की अदायगी भी इस वबा से मुतासिर हुई और गुज़श्ता साल कोरोना वायरस के बायस हज 2020 के लिए आज़मीन की तादाद जो थी वो महदूद रखने का फैसला किया गया था और सिर्फ सऊदी अरब में पहले से मौजूद गैर मुल्की हाजियों को हज का फरीज़ा अदा करने की इजाज़त दी गई थी, जिसके बाद सख्त SOPs के साथ सिर्फ 10,000 अफराद ने फरीज़ा हज अदा किया। लेकिन इस साल भी लाखों आज़मीन हज की ख्वाहिश है कि वो खुदा के घर के मेहमान बने, लेकिन मुसलसल कोरोना वबा की दूसरे साल भी जो है वो हज उससे मुतासिर होगा। अब देखते हैं कि इस दौरान किस किस के दिल की दरीना ख्वाहिश पूरी होती है। इस हवाले से बात करेंगे। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीरुल हक कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पाकिस्तान में भी लाखों ख्वाहिशमंद हैं जो चाहते हैं कि हज की सादत हासिल करें। अपडेट क्या है? एक कंफ्यूजन पैदा हो गई थी जिसको आप क्लियर कर चुके हैं, लेकिन व्हाट्स द लेटेस्ट ऑन दैट? पिछले दिनों जो एक ख़बर, एक रूमर्स थी या ख़बर थी या अफवाह थी जो ज़ेर गर्दिश थी, वो दरअसल वहाँ की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी सिफारिशात का एक प्रोटोकॉल और मजमुआ था जो उन्होंने सऊदी अथॉरिटीज़ को भेजा हुआ है कि अगर इस तरीके से हज कराया जाए। अब उस पर कितना अमल दरामद होता है, क्योंकि ये फ़ैसला उनके जो हाई पावर कौंसल है जिसको किंग बज़ात ख़ुद हेड करता है वही करता है, और उस कौंसल में तमाम मिनिस्ट्रीज़ का, तमाम स्टेक होल्डर का, जिसमें उनकी हज उम्रा की मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, इंटीरियर मिनिस्ट्री है, टूरिज़म मिनिस्ट्री है,
इन सब की इनपुट और राय शामिल होती है। तो फिर चूँकि वो बार बार लोग भी पूछ रहे थे और लोग एक शक व शुबा का शिकार थे, तो फिर मैंने अगले दिन सऊदी वज़ीर हज व उम्रा से पूछा, तो उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली और सराहतन ये बताया कि ऐसा कोई फ़ैसला अभी तक हुआ नहीं। अच्छा। और जब भी फ़ैसला हुआ, पिछले साल भी जब वो फ़ैसला हज के हवाले से कोविड के बाद कर रहे थे, तो उन्होंने हमें एतमाद में लिया था। उन्होंने कहा कि आपसे हम राब्ता करेंगे, एतमाद में लेंगे और फिर कोई हम एक फ़ैसला हज के हवाले से करेंगे। वो फ़ैसला कि तादाद कितनी होगी, बैरूनी मुल्क से कितने लोग आएंगे और पाकिस्तान का उसमें कितना कोटा होगा, उनके सूपीस क्या होंगे, अखराजात क्या होंगे, ये सारी चीज़ें अभी तय होना बाकी हैं। अच्छा, अगर पीर साहब, तो ईद उल अज़हा में अब 2 माह बाकी हैं, हज की तैयारियां तो अभी से शुरू हो जाती हैं, बड़े कम इम्कानात नज़र आ रहे हैं नॉर्मल जिस तरह हज होता है कि हज इस साल होगा। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। अभी यानी जो है शवाल का महीना गुजर रहा है और तकरीबन हज 19 जुलाई को अगर हज होगा तो 19 जुलाई को होगा। 19 जुलाई को अभी तकरीबन 2 महीने से भी कम टाइम रह जाता है, कोई 1 महीना और 24 दिन जो है रह जाते हैं। तो इस हवाले से लगता यही है कि बड़े लेवल पे या बड़े पैमाने पे हज, बल्कि मुतवस्सित लेवल पे भी हज करना बहुत मुश्किल होगा सऊदी हुकाम के लिए भी। और अगर हमें ये अचानक वो कहते हैं तो ज़ाहिर है फ़्लाइट्स और एयरलाइन का अरेंजमेंट, वहाँ रिहाइश का अरेंजमेंट, वहाँ ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट, एक बड़ा यानी हज तो हाजी के लिए 40 दिन का होता है, लेकिन इंतज़ामात के हवाले से ये पूरे साल का एक ऑपरेशन है और एक काम है। तो सऊदी हुकूमत के लिए एक बड़े लेवल पे उसको अरेंज करना काफ़ी मुश्किल होगा। अगर होगा तो इंतहाई महदूद होगा और उसके SOPs होंगे जो कि वो वज़ीर हज उम्रा मुझे बता रहे थे कि WHO के साथ हम इस सिलसिले में राब्ता में हैं और एक SOPs कॉरिडोर के साथ ये हज होगा, जिसमें यहाँ से वैक्सीनेशन का, फिर उम्र का कैद होगा, उसकी जो फिटनेस, फुल फिटनेस का 18 साल से 60 साल के दरमियान की उम्र का फुल फिटनेस का, फिर यहाँ से पहुँचती ही वहाँ फिर टेस्ट कराना होगा, क्वारंटाइन करना होगा, मदीना मुनव्वरा निकलने से पहले फिर टेस्ट करना होगा, वापसी पे फिर टेस्ट कराना होगा, मशायर की तरफ निकलने के बाद फिर टेस्ट कराना होगा। हज का और तवाफ़ ज़ियारत का और सही का एक महदूद टाइम हर एक शख्स के लिए मुतय्यन होगा, उसी टाइम में जाएगा करेगा। इस तरह की बहुत सारी उसमें होगी SOPs। तो मेरे ख्याल में जितना वक्त गुजरता है इसमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये जो SOPs आपने गिनवाई उससे तो हज का खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जी, ऐसा ही मुतवक्के तो जो अंदाज़ा और तखमीना और एक कराइन और शवाहिद हो तो यही है कि ये जो फ़्लाइट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह वो बता रहे कि डिसइंफेक्टेड फ़्लाइट होंगे, डिसइंफेक्टेड बसेस होंगे और जो 50 सीटर बस होंगे उसमें 15-20 लोगों से ज़्यादा नहीं होंगे, उसमें वेंटिलेशन होगी, इस तरह का, तो उसका असर अखराजात पे ज़रूर पड़ेगा। कितना असर पड़ेगा, कितने ज़्यादा होंगे, ये फ़िलहाल कहना अच्छा लग रहा है कि शायद चंद हज़ार की अगर इजाज़त मिले भी पाकिस्तान को वो मिलेगी, तो क्राइटेरिया क्या होगा? गुज़श्ता साल भी 2 लाख लोग जो थे वो महरूम रह गए थे, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, क्या करेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा? उसमें भी हमें एक फ़ैसला करने में काफ़ी मुश्किल इसलिए होगा कि गुज़श्ता साल तो तकरीबन 2 लाख लोगों का तखमीना था, हमारा कोटा 2 लाख का था। अगर वो 2 लाख सारे रह गए हैं तो उनमें से अगर 4-5 हज़ार 6 हज़ार लोगों को सिलेक्ट करना है, ज़ाहिर तरजीहन तो उन लोगों को, लेकिन उनमें से 2 लाख में से 6 हज़ार का सिलेक्शन किस तरह होगा वो हम उसके बाद जब वो कोई क्राइटेरिया उसका बनाएंगे, वहाँ से पॉलिसी वाज़े होगी तो इधर हम फिर उसके लिए
एक इंशाल्लाह मुतवाज़िन किस्म की मुनासिब चलें। वफाकी मज़हबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाज़ेब। मुझे मेरी टीम से मेरी इजाज़त दीजिए।